गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आ गया है। विद्युत सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिना पेट दिए, जी हाँ, बिना पेट दिए, अगर आप पेट दिए हैं तो भी ठीक है, अगर आप पेट नहीं दिए हैं तो भी ठीक है। ये बिना पेट की वैकेंसी आई है 1033 पदों पर। ठीक है बच्चों, 1033 पद, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको ऑफिशियल काम करने हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, समूह गा की पोस्ट है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ये मेरे पास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्युत सेवा आयोग का ऑफिशियल पीडीएफ पड़ा हुआ है। मैं इसके माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको यहीं से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं अमर मिश्रा, एसआई इन सीआरपीएफ और एसआई इन उत्तर प्रदेश पुलिस। आइए चैनल को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो ये विज्ञापन संख्या लिखा है 9/BS से 2022, मतलब ये विज्ञापन संख्या इनकी 9वीं है 2022 की। ठीक, ये इसका हेडक्वार्टर लिखा है गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पर सबसे पहले पद देख लेते हैं। पद कोड कितना है? 26। पद नाम, जो पद का नाम है, मतलब जिस पे आप सेलेक्ट होंगे, वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यकारी सहायक। अब टोटल वैकेंसी तो 1033 है, लेकिन इसमें अनारक्षित कितनी है? 416। 416 अनारक्षित है, मतलब जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 416। ईडब्ल्यूएस वालों की भी खुशी होने का अच्छा अवसर है, क्योंकि उनके लिए है 103 वैकेंसीज। अनारक्षित के लिए हैं 416, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 278। जी हाँ, बहुत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी, ओबीसी में दो होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216 बम्पर वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें 20 के ऊपर स्टार क्यों लगा है? क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति की जो 8 बैकलॉग वैकेंसी थी, आप नीचे जब देखेंगे तो 8 जो बैकलॉग वैकेंसी थी उसको मिला के 20 वैकेंसी है। ठीक, अनुसूचित जनजाति की यहाँ वैकेंसीज थोड़ा कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ थोड़ी कम है। आपकी 8 बैकलॉग वैकेंसी मिला के 20 है, फिर भी बहुत है। 1033 वैकेंसी है, बिना पेट दिए। पेट का कोई स्कोर का झंझट नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पेट दिया है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पेट नहीं दिया है वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेतनमान, वेतन बहुत अच्छा वेतन है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4। इसमें आपको सबको पता होगा कि 7th सीपीसी कमीशन जब आया तो उसमें से ग्रेड पे वाली झंझट को ख़त्म कर दिया गया। अब सीधे सीधे जो वेतन पे होता है उसके ऊपर आपका ग्रेड पे लगता है, एचआरए लगता है। 27,200 से लेके 86,100 रुपये तक, मतलब आपका जो शुरुआती वेतन होगा ये करीब 50,000 से लेके 60,000 रुपये होंगे। 50,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी। 50। और दूसरी चीज़ क्या है, ये आप पावर कॉरपोरेशन के ऑफिस में रहते हैं तो सारे काम आप ही करेंगे। एक्सीएन आपका बॉस होगा। एक्सीएन जो क्या होता है, यूपीपीएससी से आता है। एक्सीएन आपका बॉस होगा और आपको सारे काम करने होंगे। तो समझ लीजिए आपकी जॉब कैसी है। बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। आपके पास लोग आएंगे, काम कराने आएंगे, पब्लिक डीलिंग होगी। बहुत ही बढ़िया मौका है। लेवल 4 की ये है। 87,200 रुपये इसका पे। देखिए बेटा, जो क्या होता है, जो वेतनमान होता है उसका लगभग 2 गुना हो जाती है सैलरी। मतलब 27,200 है तो आपकी 50,000 सैलरी स्टार्ट होगी। अब आइए देखते हैं कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, इसके लिए अर्हताएँ क्या हैं। ठीक, सामान्य अर्हता क्या है कि सबसे पहले वही आपकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, या फिर तिब्बत के निवासी अगर शरणार्थी हैं तो वो भी भर सकते हैं, या भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग इंडियन हैं, जितने भी इंडियन हैं सब भर सकते हैं। एज, जी हाँ, एज क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है। एज 21 वर्ष और मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40। कहने का मतलब है जो भी 2001 के पहले पैदा हुआ है, 2001 के पहले, मतलब 2000, 1999, 1998, वो सारे बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं 40 वर्षों तक। तो एज ब्रैकेट भी बहुत लंबा है। बहुत बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसमें तैयारी में आप लोग जुट जाइए। ये बाकी चीज़ें दी गई हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये ज्वाइनिंग के टाइम की चीज़ें हैं, अभी की नहीं है। ये जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया है, ये ज्वाइनिंग के समय में काम आएगा, अभी नहीं। वैवाहिक स्थिति क्या है, एक पत्नी है तो अगर आप उनको बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर लिए हैं तो ये गलत है। ठीक, ये सब है, ये सब ज्वाइनिंग के टाइम में है, मैं आपको ज्वाइनिंग से पहले बता दूंगा। अनिवार्य अर्हता क्या है, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है, मतलब इतना होना ही चाहिए, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अनिवार्य अर्हता क्या है एवं चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा एक स्नातक की उपाधि, कहने का मतलब है आपने जो भी बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम किया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं चलेगा, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमबीबीएस हो, कोई भी है, ग्रेजुएशन में कुछ भी किए हों तो आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है, ये बेटा आपको करते रहना है साथ साथ, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ 30 शब्द, टंकड़ का मतलब है टाइपिंग से, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में
आपको करना अनिवार्य है। ये हिंदी में भी होता है कुर्ती देव, मंगल देव, तो आपको कुर्ती देव पे करना है। ठीक, कुर्ती देव पे 3 शब्द अभी आप कुर्ती देव पे सीखते रहिए, क्योंकि यूपी के मैक्सिमम एग्जाम में कुर्ती देव ही होता है। अभी इसकी जानकारी आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको अपने ही चैनल पर सूचित कर दूंगा। चयन प्रक्रिया में देखो क्या क्या होगा। लिखित एवं दक्षता परीक्षा, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा NIELIT के CCC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा। कहने का मतलब है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। संबंधित एक परीक्षा पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कंप्यूटर का आपका एक इसमें आपका कंप्यूटर का भी पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक। कहने का मतलब है 1/4 माइनस मार्किंग है। और यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर ज्ञान से 50 क्वेश्चन। कंप्यूटर ज्ञान हम आपको यहीं पे पढ़ाते रहेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पर पहले फॉर्म का देख लीजिए। दूसरा क्या है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक पाना अनिवार्य है। देखो बेटा, जब आप 20 अंक पाएंगे तभी आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ये मिनिमम 20 आपको पाना ही पाना है, तो आपका द्वितीय भाग का मूल्यांकन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें कम से कम आपके 20 अंक होने चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा है ये 2 भागों में होगी। 50 अंक पहले में होंगे जिसमें है कंप्यूटर, इसमें मिनिमम 20 मार्क है, ज़्यादा रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20। और जो दूसरा भाग है उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दूसरे भाग का क्या है। सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन जिसके नंबर होंगे 25। सामान्य अध्ययन के ये देखिए 25 क्वेश्चन है, टोटल अधिकतम नंबर है 25। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब पढ़ाया जाएगा। दूसरा है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग। इसमें देखिए बेटा रीजनिंग और मैथ्स भी होगी। कुछ बच्चे खाली रीजनिंग पढ़ के जाएंगे, उनके साथ धोखा हो जाएगा। इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों होगी। बस मैथ्स में क्या है, जो अर्थमेटिक वाले टॉपिक हैं रीजनिंग प्लस मैथ वो आ जाएंगे, आप उसको करके जाएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब आएगा। ये है 45 क्वेश्चन, इसके अधिकतम नंबर 45, तो मतलब 25 हो गए आपके सामान्य अध्ययन के, 45 हो गया ये तार्किक ज्ञान। और सामान्य हिंदी जो इंटरमीडिएट सामान्य स्तर होगी। कहने का मतलब है जो SI और ये लेखपाल का स्तर होता है उसी स्तर की सामान्य हिंदी आएगी, जो 55 क्वेश्चन होंगे 55 मार्क्स के। हाँ जी हाँ, 55 क्वेश्चन है। देखिए सबसे ज़्यादा 55, हिंदी और इंग्लिश के सबसे ज़्यादा वेटेज है 55 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी और इंग्लिश से। मतलब 110 नंबर आप सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी से पा सकते हैं। 45 नंबर आप पा सकते हैं तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में मतलब नॉर्मल मैथ और नॉर्मल रीजनिंग। और 25 नंबर इससे टोटल 180 नंबर है। इस 180 अंक को मैं पूरा फोकस करके पढ़ाऊंगा कि जिससे 160-70 आपके आ जाएं। और दूसरा ये रहा 50 अंक मैथ के, ये आपके कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें 20 अंक पाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें फेल होते हैं, इसमें 180 भी लाते हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चा, तो कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है। तृतीय भाग में देखिए क्या होगा। ये पहले 2 भाग हो गए, पहला हो गया कंप्यूटर और दूसरा हो गया जो मेन पेपर है हमारा 180 अंक का, जिसमें सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, टोटल 180। तृतीय भाग में क्या है कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थिति में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। कहने का मतलब है कि 1033 वैकेंसी है, तो 1033 का आप 3 गुना कर लीजिए। और एक चीज़ और होती है, इसका मतलब हो गया 3100 में 1 कम, मतलब 3099। लेकिन जो समान अंक वाले होते हैं उन बच्चों को बुला लिया जाता है। तो लगभग मेरे हिसाब से 3500 से 4000 बच्चे 3500 से 4000 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, 3500 से 4000 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जब टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो इसमें देखिए अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति निर्धारित की जाएगी। 5 मिनट का आपका सिर्फ है टाइपिंग। यहाँ देखिए मैंने कहा था ना कि कुर्ती देव पे करनी है। देखिए यहाँ पे दिया है हिंदी टंकण की परीक्षा कुर्ती देव 010 या 016 फ्रंट में ली जाएगी। मतलब आप 10 फ्रंट पे भी कर लेंगे और 16 फ्रंट पे भी कर लेंगे। कुर्ती देव से 10 पे भी आ सकता है, 16 पे भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम शब्द 30 आपको हिंदी करनी है टाइपिंग। 30 शब्द पर मिनट में करना ही है, मतलब 5 मिनट करने हैं तो आपको 150 प्लस शब्द करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया से
बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अभ्यर्थी अगर 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में नहीं करता है तो उसके पूरे मार्क्स होने पर भी उसको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए, टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। जी हाँ, टंकण में भी आपको 20 नंबर मिलेंगे या 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रदान किए जाएंगे। किसको मिलेगा ये देख लीजिए, ऐसे विद्यार्थी को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों। तो कहने का मतलब है आपकी हिंदी टाइपिंग तो है ही है, साथ में आपको 20 नंबर का लालच देके इंग्लिश टाइपिंग भी 35 शब्द प्रति मिनट कराया जा रहा है। अगर आप हिंदी में 30 करते हैं, हिंदी में आप 30 करेंगे और इंग्लिश में 35 करेंगे तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा होगा तो आगे जो बच्चे बचेंगे जो दोनों में नहीं कर पाएंगे उनसे आपके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो टाइपिंग में क्या क्या करना है, आपको हिंदी की 30 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश के 35 शब्द प्रति मिनट करने ही करने हैं। मतलब आप जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 35 शब्द पर मिनट हिंदी की प्रैक्टिस करनी है और 40 इंग्लिश की, क्योंकि 20 अंक हमको छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना ये 20 अंक। विशेष देख, कुछ चीज़ें विशेष में दी गई हैं, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं आहर्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों के तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंक अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाए। कहने का मतलब देखिए, यहाँ आपको समझा दिया गया है विशेष के 1 में कि आप क्या जो मेरिट बनेगा उसमें कंप्यूटर का जो परीक्षा हुई है 50 अंकों की, उसका कोई योगदान नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आपको 200 नंबर की मेरिट होगी जिसमें 180 अंक हो गए आपके भाग 2 वाले, जिसमें 55 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के थे और दूसरा क्या था 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे और 25 क्वेश्चन जीएस की थी। 180 नंबर ये और 20 नंबर आपकी ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के। इस 200 नंबर के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर विशेष के कॉलम 2 में सीधे साफ साफ लिखा है कि निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 200 में 2 या अधिक अभ्यर्थी का समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक। अगर मान लीजिए 2 बच्चे बराबर नंबर पाते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मौका पहले मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि आपको कौन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं, तो ये सब बेटा डीबी के समय होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको ये करने होंगे। और हाँ, डॉक्यूमेंट ये जो है आपके डॉक्यूमेंट ये कब का होना चाहिए ये भी देख लीजिए। जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर सीधे सीधे दर्शाया गया। देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट सही से लगाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या होता है कई बार बच्चों का सिलेक्शन होते हुए भी वो बाहर हो जाते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र या अंक पत्र या जाति प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो SC ST हो, दिनांक 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए। मतलब आपको मार्च के बाद का, अप्रैल 2022, जी हाँ, अप्रैल 2022 से जो आपके प्रमाण पत्र बने हुए होंगे वो मान्य होंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST वाले ध्यान से देख ले, आपके अप्रैल में बने होने चाहिए कम से कम। 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। यहाँ पर ये लाइन आप ध्यान से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका आश्रित प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय निर्गत करते हैं, या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र ये भी जिलाधिकारी महोदय, या मूल निवास प्रमाण पत्र, ये 31/3/2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। ये आपका 2019 के बाद है तो चल जाएगा। ठीक, तो 2019 के बाद का आपका निवास प्रमाण पत्र या बाकी सारे सर्टिफिकेट हो गए, लेकिन जो आरक्षण वाले सर्टिफिकेट हैं ये आपको 31/3 मतलब 31 मार्च के 2022 के बाद के बने होने चाहिए। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और या फिर ये अगस्त, इसमें बना होगा तो आपका काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं कि जो प्रमाण पत्र इत्यादि जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर कि एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय जमा की जाएगी। जब मतलब आपको डीबी होगा तो आपको जमा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग अभी बनवा के रख लेंगे। जो सर्टिफिकेट वगैरह है अगर जिसका नहीं है वो अभी बनवा के रख ले, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपके फॉर्म देखिए कब से स्टार्ट होंगे, मैं यहाँ नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रॉल करके। ये नीचे आइएगा आप, यहाँ पे फॉर्म के स्टार्ट होने की तिथि है 19 अगस्त। तो 19 अगस्त में आपके पास अभी भी 15 से 16 दिन है। 15 से 16 दिन में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिससे आपका फॉर्म सही भरा जा सके।
ठीक, 19 अगस्त से लेके और 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 19 अगस्त से 12 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो संभावित परीक्षा अवधि है, ये ध्यान से देख लीजिए, जो संभावित परीक्षा तिथि है ये अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह है, साफ साफ दिया है। पहले से आदमी सोच के नहीं चलेंगे कि हमारा एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा। अक्टूबर से पहले आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करके अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक, क्योंकि आयोग ने दे दिया है कि अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में आपका एग्जाम कराया जाएगा। अगला देख लीजिए कि फ़ी कितनी है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की फ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बच्चों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। अनारक्षित श्रेणी या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ठीक, अनारक्षित कहने का मतलब है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके लिए 1180 रुपये फॉर्म की फ़ी रखी गई है। 1180 रुपये जो नॉन रिफंडेबल होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके खाते में आपका पैसा वापस किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश के यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, जैसे जो भी सर्टिफिकेट होते हैं स्टेट का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर आप अनुसूचित जाति हैं, एससी हैं, या अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 826 रुपये रखा गया है। मतलब इनको सरकार ने थोड़ी राहत दी है और इनसे 254 रुपये सरकार कम वसूल रही है, ठीक। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी है तो शुल्क बहुत ही कम है। विकलांग भाई जितने भी हैं मेरे, सब लोग अपना फॉर्म भरेंगे, एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी जॉब है। इनका सिर्फ 12 रुपये लग रहा है, जो कि जीएसटी चार्ज है। 12 रुपये इनको पेमेंट करना है। आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, एसबीआई के जाके, लेकिन ऑनलाइन कर दीजिएगा, ज़्यादा आसान होता है, ठीक। आवेदन करना कैसे है, आप www.uppcl.org की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे खोलेंगे, आप फॉर्म भर देंगे। मैं आपको एक फॉर्म भर के लाइव आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा, ठीक। आप अपना मोबाइल नंबर रखेंगे, ईमेल वही डालनी है जो आपकी चलती हो, एसएमएस द्वारा आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। पारदर्शिता का देखिए क्या व्यवस्था की गई है, इन लोगों ने क्या किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। लिखित परीक्षा सीबीटी की समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति के यथासंभव 3 दिनों के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जाएगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सभी, कहने का मतलब है कि 3 दिन बाद ये लोग आंसर की अपना जारी कर देंगे। और अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को फॉर्म में कोई दिक्कत है या कुछ है, किसी को न्यायालय जाना है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही सुना जाएगा। जो किसी भी प्रकार की विवाद स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के न्यायालय में होगी। मतलब आप हाई कोर्ट, इलाहाबाद की बेंच लखनऊ या इलाहाबाद में जा सकते हैं। अगर आप अपनी छाया प्रति या फिर अभिलेख सही से प्रस्तुत नहीं करते हैं जो दिया है, तो आपकी अंतिम चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो बच्चों, मोटा मोटी बात यह है, आप समझ लीजिए कि 19 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा और 12 जुलाई तक रहेगा। जो भी 2001 से पहले पैदा हुए हैं, जो 21 साल की एज प्राप्त कर चुके हैं, वो कोई भी ग्रेजुएट हों, वो फॉर्म भर सकते हैं और आपकी सारी तैयारी यहीं से कराई जाएगी। जो सिलेबस है वो आप समझ लीजिए। कंप्यूटर में आपको 20 से अधिक नंबर पाने हैं, बाकी कंप्यूटर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि कंप्यूटर का नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आपको जो मेहनत करनी है वो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में करनी है। हिंदी इंग्लिश में खासकर ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि वो 55 अंकों के हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी मेहनत करनी है वो आपको करनी है टाइपिंग में, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक। जय हिंद। आगे फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको पूरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये पूरा बिजली विभाग में बाबू की पूरी भर्ती फाइनल कराएंगे। हमारा लक्ष्य है 1033 में से कम 600 वैकेंसी अपने विद्यार्थियों को दिलाना। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।